force and torque on a current carrying loop placed in uniform magnetic field. ठीक है, ओके। तो हम एक करंट कैरिंग लूप लेने जा रहे हैं और उस करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है हमें। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेटेस्ट से यहाँ पर कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब फिगर अनक्लियर ना हो जाए उसके लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी सारी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि तुम्हें बस एक ही लाइन से समझ जाना है कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं यहाँ पर। तो फील्ड बिल्कुल ऐसे है, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेटर से मतलब जहां पर भी मान लो तुम बैठे हुए हो अभी, इमेजिन करना है वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं एग्जिस्ट कर रही है। ओके 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 ओके। अब इसके बाद एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं। और करंट कैरिंग लूप कैसे कैसे ले रहे हैं, अभी मैं कैसे ड्रॉ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखता हूँ तुम लोग, तुम्हारी विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी है। तो करंट कैरिंग लूप जो है ना वो कुछ इस तरह से है, वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। और हमारे पास लेटेस्ट से हमने जो करंट कैरिंग लूप लिया है वो बिल्कुल, ठीक है, वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो, तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप लेटेस्ट से ए बी सी डी, ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है। और ये करंट कैरिंग लूप बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट लूप में लूप में फ्लो कराने के लिए या तो बैटरी लगी होगी, या एक काम कर सकते हैं हम, मान लो हमारा जो लूप है ना इसमें छोटा सा ऐसे करके ना ऐसे पाथ बना देते हैं करंट आने के लिए, ठीक है। करंट इधर से आ रही है और फिर लूप में रिवॉल्व करके वापस यूं जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें अप करंट डाउन करंट दोनों न्यूट्रलाइज हो गया है। तो हमारे पास इवेंचुअली या इफेक्टिवली ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर हम नेट फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ कि इसके अंदर नेट फोर्स तो जीरो ही एक्ट करेगा, टॉर्क कैसे एक्ट करेगा, किस सेंस में एक्ट करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा हम सिचुएशन कैसी उससे फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं, फिर बिल्कुल डिटेल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली कितना टॉर्क एक्ट करे, ठीक है। बताओ टॉर्क इस पे किधर, अच्छा एक काम करता हूँ, मुझे लगता है ओहो, अगर मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मेरा ये वाला जो डायग्राम है वो तो चला जाएगा, क्या करूँ। चलो ठीक है, मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, फिर वीडियो में एक बार दिखा दूंगा कैसे है ये लूप्स, उसके बाद फिर से तुम्हें बताऊंगा। मान लो फिर और किसी पोजीशन में रखते हैं, कुछ देर के बाद हम रोटेट करके मान लो लूप को ना कुछ यूं कर देते हैं, रोटेट करके 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो,
यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये रोटेट करके हमने क्या किया है, इसको ना ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड यूं रोटेट कर दिया ऐसे करके। इस तरह से रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद ये जो साइड ए बी है वैसे नीचे आ गई है, और साइड सी डी जो है वो ऊपर आ गई। इसके 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? फिगर ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है बनाना अच्छे से। तो इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह से हम रेक्टेंगुलर लूप लूप को रोटेट कर रहे हैं? ठीक है, चलो मैं ये फिगर अभी फिर से ड्रॉ करूंगा, उससे पहले मैं एक बार वीडियो ट्राई करता हूँ। अच्छा अच्छा, वीडियो तो कंटेंट में नहीं होगा इसमें। मैं चाहता हूँ इमेज बिल्कुल नहीं है फिगर में। ठीक है, तो तुम्हें इमेजिन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते से ये बिल्कुल यहाँ पर फोकस करो। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो पहली फिगर मैंने ड्रॉ किया ना, उसमें मैंने रेक्टेंगुलर लूप को बिल्कुल बिल्कुल यूं रखा हुआ है। ठीक है, ये देख पा रहे हो? बिल्कुल ऐसे रखा है। चलो ये हटा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इधर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही इस लूप को रखा। ठीक है, और इसके अंदर करंट किसी भी सेंस में फ्लो कर रहा है। अब उसके बाद धीरे धीरे ना मैं इसको रोटेट करता हूँ, और रोटेट करके इस रेक्टेंगुलर लूप को बिल्कुल ऐसे 90 मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर ले आता। ठीक है, तो यही दोनों पोजिशन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ रोटेट करने वाली जो पोजिशन है, इसी के बीच में हम रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन समझ में आ गई? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को रखने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर छोटा छोटा बना देता हूँ, और एक फिगर में थोड़ा बड़ा बना दूंगा। ये फिगर में ट्राई कर रहा हूँ अच्छी बने, लेकिन पता नहीं बन पा रही उतनी अच्छी। ठीक है, ये इस टाइम में ये बिल्कुल ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, ए
बी सी डी, ए बी सी डी। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताओ, हम इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके हर एक साइड के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हर एक साइड पे हमें फोर्स पता चल जाएगा, तो ओवर और लूप के ऊपर भी हमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बताओ, यहाँ इनिशियल पोजीशन पर बताओ। सबसे पहले ए बी के लिए, ए बी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की, और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होती है एल क्रॉस बी के अलावा। ठीक है, तो एल क्रॉस बी का मतलब है एल किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, और बी किधर है? इधर की तरफ है ना? तो ये एल और बी, अगर एल और बी को सही से समझे हो तो राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इधर इस प्लेन के ना, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग? ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा और एफर्ट लगा लेता हूँ। चलो एक काम करता हूँ ना, ये तो थोड़ा सा एंगल से इन लूप्स का व्यू ड्रॉ किया है। मान लो बिल्कुल यहाँ साइड से कोई ऑब्जर्वर है, इधर से देख रहा है। इमेजिन हो रहा है ना सबको? इमेजिनेशन ही इम्पोर्टेंट है। मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये लूप कैसा दिखेगा, गेस कर सकते हो? यहाँ से इधर साइड से देखेंगे लूप कैसा दिखेगा, बताओ? ऐसे लाइन की तरह दिखेगा। अरे लूप, वायर नहीं, लूप। ये जो ए है, ए और बी यहीं पे दिखेंगे, ठीक है, और यहीं पे सी और डी भी दिखेंगे। ठीक है, सी पीछे है और डी आगे है। ठीक, ऐसा ही दिखेगा ना अगर साइड से ड्रॉ करेंगे तो। और अगर ये वाला जो डायग्राम है इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, जरा बताओ? ऐसे वर्टिकल प्लेन में है ना? अगर इसको यहाँ से देख लेंगे तो ये इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। एक बार मतलब पहली बार तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सामने हमारे ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो ए है, और इसके पीछे ना ये वाला जो बी पॉइंट है, ये ऐसे करके गया है, लेकिन इधर से देखने की वजह से ये पीछे छिप जा रहा है। समझ रहे हो? पूरा लूप है लेकिन बी पॉइंट इसके पीछे है। ठीक है, और ये सी पॉइंट पीछे है और डी पॉइंट आगे है। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो ये इनिशियल पोजीशन पे मुझे बताओ कि हर एक साइड पे कितना कितना फोर्स, तो ए बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो राइट हैंड रूल से एल क्रॉस बी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे एल की डायरेक्शन क्या है? अगर इस व्यू में एल की डायरेक्शन देखेंगे तो एल इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ है, तो राइट हैंड रूल से एल क्रॉस बी करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स साइड ए बी पर कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, और ये डायरेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुम्हें होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी। ठीक है, अब बीसी के ऊपर बताओ, बीसी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बीसी किधर है? बीसी तो ये वाली, ये रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला साइड जो है ना, ये आगे है, और ये जो बीसी है वो पीछे है। ठीक है, वो छुपा हुआ है यहाँ पर।
BC ऐसे करके है। इस करंट कैरिंग वायर BC के ऊपर बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो वायर है ना वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। BC के ऊपर फोर्स 0 होगा। CD के ऊपर फोर्स बताओ। तो CD के लिए L इधर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, नीचे वाली फिगर में भी तुम देखोगे तो CD जो है ना ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है। तो L बाहर से L क्रॉस B, तो ये पता चलेगा जो फोर्स है ना वो ऊपर की तरफ आएगा CD के ऊपर। तो CD के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो कुछ यूं आएगा इधर की तरफ। और इस फिगर में ड्रॉ करेंगे तो जो फोर्स है वो कुछ ऐसे एक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन CD। अब फोर्सेस को, सारे फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब फोर्सेस को देख करके बताओ कि इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। ऑब्वियसली 0 एक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये कैंसिल होंगे तो नेट फोर्स तो 0 है। और ये हमें पहले से पता था, क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप है, लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा है, तो लूप का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो नहीं डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो नहीं डिस्प्लेस होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या टॉर्क एक्ट करेगा? ऑब्वियसली टॉर्क एक्ट करेगा। और कितना किस सेंस में टॉर्क एक्ट करेगा, कितना टॉर्क एक्ट करेगा? तो हम बोलेंगे जो टॉर्क का सेंस है ना, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क एक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी तुम कैलकुलेट करोगे टॉर्क, इसके ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क एक्ट करेगा। कि कितना टॉर्क होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स देखना पड़ेगा और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क कुछ ना कुछ एक्ट करेगा। लाइकवाइज मुझे इस वाले पोजीशन में टॉर्क कैलकुलेट करके बताओ कितना एक्ट करेगा। फोर्स तो 0 होगा, हर एक साइड के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, हर एक साइड के ऊपर फोर्स। AB के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी जल्दी बताओ जरा। AB के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन वो अभी भी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि AB अभी भी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, तो L क्रॉस B करोगे तो तुम चेक कर सकते हो, जो दूसरी पोजीशन मैंने ड्रॉ किया वहां पर भी AB के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज डाउनवर्ड्स, एंड फोर्स ऑन CD इसको कैलकुलेट करोगे, ये L इधर है, B इधर है, तो अभी भी CD के ऊपर जो फोर्स है ना वो अपवर्ड होगा। ठीक है, BC के ऊपर फोर्स बताओ, क्या इस बार भी BC के ऊपर फोर्स 0 होगा? चेक करके बताओ। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो AB के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और साइड CD के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों गेस कर सकते हो, सारी चीजें सेम है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। BC के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ जल्दी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़े डायरेक्शन समझ पा रहे हो कि नहीं। गुड, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग सबको बताना है। BC ये L की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है, L क्रॉस B राइट हैंड रूल से वो अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोर्स की डायरेक्शन हम देखेंगे तो दैट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, फोर्स ऑन BC। और फिर DA के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? वो बाहर की तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इधर की तरफ, फोर्स ऑन। यहाँ पर भी तुम वेरीफाई कर सकते हो कि रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर अभी भी जो नेट फोर्स है ना वो 0 है, ये सारे फोर्सेस कैंसिल ही होंगे। लेकिन क्या यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कोई नेट टॉर्क आएगा?
यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कोई नेट टॉर्क आएगा? सारे फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस का कोई टॉर्क नहीं आएगा। ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि बिल्कुल चारों साइड्स को अपोजिट डायरेक्शन में अगर पुल करोगे तो ये रोटेट थोड़ी करेगा। फोर्स को ना किसी एंगल ऐसे अगर एक्ट करता फोर्स, तब फिर इसके पास रोटेशन की टेंडेंसी। तो यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। एनीवे, हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर लूप को किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में अगर रखा जाता है तो किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करेगा। फिर से सुन लो, हम रेक्टेंगुलर लूप को किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में रखना चाहते हैं और किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करेगा कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करें ना, ये तो बिल्कुल पैरेलल कर दिया, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिया। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, इस रेक्टेंगुलर लूप को ना थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। रोटेट करके थीटा एंगल पर ले जा रहा हूँ। इसको अब थोड़ा ड्रॉ करना डिफिकल्ट होगा और इतनी मेहनत अभी तक मैंने इसीलिए की है ताकि ये वाली जो फिगर है ना, इसमें फिगर थोड़ा अनक्लियर हो, तब भी तुम इमेजिन कर पाओ कि हम कैसे, ठीक है, कैसे रख रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप को। रेक्टेंगुलर लूप जो है ना, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मैंने। रेक्टेंगुलर लूप को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पहले जो लूप की पोजीशन थी ना, कुछ ऐसे थी, ठीक है। अब इसको थीटा एंगल से नीचे ऐसे करके रोटेट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, ये बताओ कि साइड व्यू अगर इधर से देखेंगे, साइड व्यू कैसा दिखेगा। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे, तो जो रेक्टेंगुलर लूप साइड से ना कुछ इस टाइप का दिखेगा। थीटा किसी जनरल एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, ठीक है। ये ए बी है और यहाँ पे बाहर वाला जो है वो डी है और अंदर सी, और ये एंगल है थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हम किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्सेस देखने पड़ेंगे, एक एक करके फोर्सेस बताओ। फोर्स ए बी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ। ए बी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन वो कोई अलग होगी क्या? वो बिल्कुल सेम होगी। ए बी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ। कुछ यूं होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ। बिल्कुल अपवर्ड होगी, ठीक। अब मैं फोर्सेस जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्सेस की डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसी को साइड व्यू अगर ड्रॉ करेंगे, तुम ए बी को देख सकते हो, अंदर की तरफ है तो एल क्रॉस बी करेंगे, फोर्स ए बी की डायरेक्शन कुछ यूं होगी और फोर्स सी डी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, ऐसे ही होगी ना किसी भी जनरल एंगल पर, ठीक है। और बीसी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड रूल से ये एल इधर है, बी इधर है, एल क्रॉस बी करोगे, वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर है कि जो फोर्स ऑन बीसी है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और फोर्स ऑन डी ए है, इधर की तरफ डी ए है, तो वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा। पहले इन चारों फोर्सेस की जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, इस डायरेक्शन से सब लोग अग्री करते हो या नहीं? इसको देखो अच्छे से। बताओ, ये सबसे मेरा मेन पॉइंट है अभी तक का, या इसको फिर से बताने की जरूरत है? हर एक साइड के ऊपर फोर्सेस की जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसकी जो ये साइड ए बी है ना, ये लेंथ एल है और ये वाली जो लेंथ है ये बी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे पेज में ये जो थीटा एंगल पर जो ओरिएंटेशन है
हमारे रेक्टेंगुलर लूप की, उस रेक्टेंगुलर लूप का मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इस दूसरे पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये हमारा, ये कौन सा पॉइंट हो गया नीचे वाला, ये ए बाहर की तरफ और बी अंदर की तरफ, इसके पीछे है बिल्कुल। और ये बिल्कुल पीछे वाला जो पॉइंट है वो सी है, और ये बाहर वाला पॉइंट डी है। तो हमें सिर्फ डी साइड डी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट की तरह रॉड प्लेन के अंदर ए बी है, और फिर ये बी सी है, और ये सी डी है, और फिर डी है। ठीक है, यही है ना। और एंगल्स कैसे कैसे हैं, थीटा, कि मुझे बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। फोर्सेस कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं, फिर से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। ए बी के ऊपर फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और सी डी के ऊपर फोर्स कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अग्रीड। और बीसी के ऊपर फोर्स, बीसी के ऊपर फोर्स अंदर की तरफ है, फोर्स ऑन बीसी, और डी के लिए फोर्स बाहर की तरफ है। तो इन दोनों की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है ना बिल्कुल सेंटर पर एक्ट करेंगे। ठीक है, बीसी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर बिल्कुल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और जो डी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है वो बिल्कुल बाहर की तरफ। और ये दोनों फोर्सेस ना बिल्कुल सेम पॉइंट से, सेम लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक, इसको इधर वाली फिगर में भी तुम इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये दोनों तो आपस में बिल्कुल कैंसिल हो गए, इनका नेट इफेक्ट 0 होगा, इनकी वजह से रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, बीसी और डी वाले फोर्स की वजह से हमारे लूप के ऊपर जो भी टॉर्क आएगा वो आएगा एफ ए बी की वजह से और एफ सी डी की वजह से। ठीक है, हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने लूप के ऊपर, तो अपने लूप के ऊपर जो नेट टॉर्क आने वाला है वो सिर्फ किसकी किसकी वजह से आएगा, वो आ रहा है वो आ रहा है फोर्स ऑन ए बी और फोर्स ऑन सी डी की वजह से। ठीक है, तो कितना होगा टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड जरा बताओ कि कितना कितना है। फोर्स एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, एफ ए बी, आई एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, आई एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूरी लूप में आई की वैल्यू तो सेम है, एल क्रॉस बी, तो ये जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी है, वो एल के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो एम है, एल का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल, तो तुम्हें पता है कि ए बी जो है ना इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एफ ए बी की वैल्यू बिल्कुल आई एल बी के इक्वल है। उसी तरह से एफ सी डी की वैल्यू कितनी है, वो भी सेम होगी। ठीक है, वो बाहर की, यहाँ पे एल जो है ना ये बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, एल क्रॉस बी करेंगे ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड फिर से बी आई एल के इक्वल फोर्सेस की आ गई। ठीक है, तो ये जो ए बी लेंथ थी ना, ये वाली जो साइड है जो पीछे छिप गई, ये तो एल है। ये वाली लेंथ कितनी है, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, ये जो टोटल लेंथ है ना ये बी है। ठीक है, बीसी की वैल्यू या डीए की वैल्यू ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये एल लेंथ जो है ना वो ए बी के ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, पीछे छिपी हुई है, नहीं दिख रही है। और ये वाली जो इसकी जो ब्रेड्थ है ये बी के इक्वल है। ठीक है, अब हम अपने रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे कि पहले ए बी की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, सी डी की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, और ये दोनों टॉर्क हमारे रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर क्लॉकवाइज सेंस में ऐड कर रहा है। तो नेट टॉर्क का मतलब है हमें इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके दोनों का टॉर्क बताओ कितना होगा। सबसे पहले ए बी की वजह से टॉर्क बताओ कितना लिखेंगे। गुड। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी फोर्स का, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही करते हैं ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेटर से एफ ए बी है,
लेकिन इस फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, लाइन ऑफ एक्शन की ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक b/2 है, और ये वाली जो लेंथ होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस ये b/2 cos थीटा होगी। चेक करो अच्छे से, कितनी है ये, b/2 cos थीटा की इक्वल है। गलत कह रहा हूं? और इसका सेंस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस उसी तरह से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं CD के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, CD के फोर्स की वजह से टॉर्क। तो CD फोर्स कुछ ये है, CD फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे और उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस देखेंगे, ये b/2 है, ये थीटा है, तो ये b/2 cos थीटा है। तो CD के फोर्स की वजह से भी जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो b/2 cos थीटा की इक्वल आएगी और क्लॉकवाइज सेंस में आएगी। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, तो टॉर्क की वैल्यू AB और CD का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, b/2 कॉमन है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे ना, तो तुम चेक कर सकते हो कि ILB b/2 cos थीटा, ये नेट टॉर्क की फाइनल, ये b/2 दो बार आएगा तो वो ऐड होकर के b हो जाएगा, ये नेट टॉर्क की फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट होगा इसको हम लिख सकते हैं BI, ठीक है, A cos थीटा। ठीक है, और ये किसी भी जनरल रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर नेट टॉर्क की वैल्यू कहलाएगी। हमें कोई भी रेक्टेंगुलर लूप अगर थीटा एंगल पर दिया जाता है तो उस लूप के ऊपर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम इस एक्सप्रेशन को देख करके डायरेक्टली बता सकते हैं। वो और कुछ नहीं, BIA cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, चलो मैं यहाँ पे, हमें कोई भी रेक्टेंगुलर लूप दे दिया गया इस तरह से, और मान लो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड से वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अरे उबैर, इसमें क्या कंफ्यूजन है, देखो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, रेक्टेंगुलर लूप है, ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क, किसी भी फोर्स का टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स लिखते हैं और देखते हैं कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये एक्सिस से कितनी दूर पर है, यही तो देखते हैं ना, ये तो कई बार कर चुके हैं टॉर्क कैलकुलेशन। तो तुम बताओ कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये b/2 है ना, ये टोटल लेंथ, ये जो रेक्टेंगल है ये उसकी विड्थ है, तो ये टोटल लेंथ b है, तो इसकी जो आधी लेंथ होगी वो b/2 के इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक b/2। लेकिन हमें तो टॉर्क कैलकुलेट, इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो देखना पड़ेगा, सेंटर से कितनी, ये वाली डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस b/2 के इक्वल थोड़ी है। इस राइट ट्रायंगल में चेक करो, ये वाली लेंथ है b/2 cos थीटा। ठीक है, तो किसी भी जनरल एंगल पर अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लूप आता है, तो इस रेक्टेंगुलर, किसी भी जनरल एंगल थीटा पर अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एक रेक्टेंगुलर लूप को रखते हैं, तो उस लूप के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा, और उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ रहा है, उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ रहा है, BI, ठीक है, A cos थीटा, A cos थीटा। ठीक है, और लेट अस से इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं, ये तो एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए है,
मैं कह रहा हूँ मान लो हम जो अपना लूप बना रहे हैं ना, वो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, उसको फिर से और एक लूप बना दिया, फिर और एक लूप बना दिया, इस तरह से 3-4 लूप बना दिए। तो अगर एक से ज्यादा लूप आएगा तो सारे फोर्सेस भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, मान लो 10 लूप्स है, सारे फोर्सेस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और टॉर्क भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी जनरल n लूप n मतलब n लूप का अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो उस पे जो नेट टॉर्क होगा वो कुछ NBIA cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अच्छा एक एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी। टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड BIA cos थीटा, अगर n लूप्स हैं तो NBIA cos थीटा की इक्वल टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, और टॉर्क का सेंस किधर की तरफ है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, टॉर्क का जो सेंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है कि टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है या ठीक है, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देख करके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ही नया नहीं है, ये एक्सप्रेशन फेमिलियर एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर तुम इस पूरे टर्म को मान लो, इस पूरे टर्म को ना इसका कुछ नाम लग देते हैं m। ठीक है, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। इसको ये n नंबर ऑफ टर्म्स I A, इसको मैं मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ cos थीटा। तो ये जो NIA है, इसको इसको मैं थोड़ी देर के लिए m लिख देता हूँ। ठीक, ये m क्या है, m मैं NIA के प्रोडक्ट को m नाम दे रहा हूँ ताकि टॉर्क का एक्सप्रेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। और ये एक्सप्रेशन नया नहीं है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद के टॉर्क का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमें लगता है रेक्टेंगुलर लूप को रखा तो उसके ऊपर टॉर्क उसी तरह से आ रहा है जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क आता है। मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर मैंने टॉर्क कैलकुलेट नहीं किया, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम जब मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम परमानेंट मैग्नेट्स के बीच का फोर्स और मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करता है, ये सब सारी चीजें बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है ये तो तुमने कैलकुलेट किया है ना। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो P cos थीटा के इक्वल होता है, ये तो तुम्हें याद है ना। तो उसी उसी की एनालॉजी लेकर के मैं बता रहा हूँ कि अगर हम किसी एंगल पे बार मैग्नेट को रखते हैं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा कुछ, तो इस बार मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी। कितना टॉर्क एक्सर्ट करेगी, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन ही वहां पर भी आते हैं, तुम उसको बाद में चेक करोगे, बिल्कुल MB cos थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट की वजह से हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन पता था। रेक्टेंगुलर लूप करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और सरप्राइजिंगली रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर भी टॉर्क का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है। तो हमें लगता है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना वो बिल्कुल बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा और मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है वो बिल्कुल इधर की तरफ है यहाँ पर, लेकिन ये जो m है ये जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी तरह से रेक्टेंगुलर इस करंट कैरिंग लूप के लिए ये m रिप्रेजेंट कर रहा है
मैग्नेटिक मोमेंट टाइप की क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए ये जो m है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तुम थोड़ा सोचोगे ना कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। मैं साइड व्यू ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे करके हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, साइड व्यू ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये एन टर्न्स है इसके, ये ए बी था, ये सी डी था, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आती है वो और कुछ नहीं, इस रेक्टेंगुलर लूप के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है, ठीक है। अगर हम एक किसी भी रेक्टेंगुलर लूप के साथ एक ऐसा वेक्टर एसोसिएट करें, ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया के इक्वल है, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रेक्टेंगुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होगी, तो दो डायरेक्शन में से कौन सी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो ये जो वेक्टर है ना, ये इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जैसा बिहेव करेगा। तो तुम देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर लूप के अंदर करंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जितना ज्यादा करंट है, वो स्ट्रांग बाल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एरिया जितना ज्यादा है, उस रेक्टेंगुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर बाल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लाइकवाइज नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बाल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस टॉर्क का कंप्लीट एक्सप्रेशन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो थोड़ा सा तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, तो पता चलता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर भी हम टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि डाइपोल के ऊपर हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। डाइपोल, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क एग्जर्ट करती है। टॉर्क कितना एग्जर्ट करती है, एम क्रॉस बी के इक्वल टॉर्क एग्जर्ट करती है, और टॉर्क इसी तरह से एक्ट करता है कि वो डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करे। तो कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है, वो भी बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जैसे ही हम रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इस इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर भी एक टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क इसी तरह से एक्ट करेगा कि वो रेक्टेंगुलर लूप के मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करे, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, एम क्रॉस बी के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास में तुम्हें कोई नया रिजल्ट मैं बता ही नहीं रहा, ये रिजल्ट तुम्हें पहले से पता है, बस तुम्हें ये पता चला यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है। अभी हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है। ये मैं आगे बताऊंगा, जब फील्ड कैलकुलेशन करेंगे ना, तब तुम्हें मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस रेक्टेंगुलर लूप की वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी आती है जितनी की बार मैग्नेट की वजह से आती है। इनफैक्ट तुम्हें बाद में मैं ये रिलेट करके बताऊंगा, ये जो बार मैग्नेट है ना, वो और कुछ नहीं है, ये भी करंट कैरिंग लूप ही है, ठीक है। तो बार मैग्नेट और ये करंट कैरिंग लूप, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। इसीलिए बार मैग्नेट की वजह से हर जगह पर जितना मैग्नेटिक फील्ड आता, उतना ही तुम नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे करंट कैरिंग लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जैसे बार मैग्नेट के लिए फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वैसे ही करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। वहां पर हम कंप्लीटली ये इस पर सील लगा देंगे कि करंट कैरिंग लूप और बार मैग्नेट सेम है, अलग अलग है ही नहीं। पहले हम बार मैग्नेट के लिए फील्ड निकालते हैं और हमें पता चलता है, सॉरी, करंट कैरिंग लूप के लिए फील्ड निकालते हैं और हमें पता चलता है कि करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो वैसी आ गई जैसी बार मैग्नेट के लिए आती है, ठीक है। जब बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के लिए और करंट कैरिंग लूप के बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाती है, तब जाकर के हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो बार मैग्नेट था वो भी करंट कैरिंग लूप था। बाद में हम वेरीफाई करते हैं, तो जो परमानेंट बार मैग्नेट तुम्हारे पास है वो और कुछ नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऐसा ही होता है कि वो ऐसे सर्कुलर लूप बनाते हैं, वो भी करंट कैरिंग लूप है। तो करंट बार मैग्नेट कोई अलग चीज नहीं, वो भी करंट कैरिंग लूप है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें तो बस अभी इतना पता चला है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है
उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क वैसे एक्ट करता है जैसे परमानेंट मैग्नेट के ऊपर एक्ट करता। इसका मतलब ये नहीं है कि लूप और परमानेंट मैग्नेट सेम हो गए, वो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन अभी के डिस्कशन से हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि परमानेंट बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अगर ये करंट कैरिंग लूप परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ना तुम्हें उसके अंदर करंट की ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी, राइट हैंड रूल लिखना पड़ेगा। वो जो भी करंट कैरिंग लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये जैसे करंट कैरिंग लूप है ना, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये बिहेव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ है ना, तो ये इस तरह से, ये इस तरह के बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, अब इसमें फाइनल पॉइंट कि मैंने जो रिजल्ट निकाला है सिर्फ रेक्टेंगुलर लूप के लिए निकाला है। अगर रेक्टेंगुलर लूप को हम किसी भी जगह पर रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी ओरिएंटेशन में रखते हैं, तो रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर हम कंप्लीटली टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, m क्रॉस b से हमें बस मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है NIA के इक्वल, एरिया जितना ज्यादा होगा, करंट जितना ज्यादा होगा और नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा और वो रेक्टेंगुलर लूप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक मिनट क्या पूछूं, एक मिनट में बताता हूँ। तो रेक्टेंगुलर लूप है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट तुमने पता कर लिया और मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया तो m क्रॉस b से टॉर्क की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अच्छा इसमें एक 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 मैंने माइन्यूट पॉइंट मिस कर दिया है, सॉरी सॉरी, वो अभी उस पर आ रहा हूँ यार। एम बी साइन थीटा होना चाहिए ना ये, तो उसके लिए मैं ये तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली इनके बीच में जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल थीटा था। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेट के बीच में एंगल फाई मानते हैं, तो आ, तो ये जो टॉर्क की वैल्यू है ना, वो होगी एम बी साइन फाइव। ठीक है, और ये एम बी साइन फाइव का मतलब है टॉर्क जो है वो एम क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गलती से यहीं से तुम्हें बता दिया। तो ये थीटा जो ये वाला एंगल था, कहाँ गई फिगर, हाँ, थीटा ये वाला एंगल है और मैग्नेटिक मोमेंट हम इधर की तरफ मान लें। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना, वो फाई है। ठीक है, और टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट बी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, तो इसको हम एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एम्बिगिटी नहीं है, वो मैं उसको साइन के फॉर्म में लिखना भूल गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करके रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर टॉर्क की वैल्यू कंप्लीटली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि अगर रेक्टेंगुलर लूप नहीं हुआ तो किसी और टाइप का अगर लूप है तो क्या वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि हमने तो रिजल्ट सिर्फ रेक्टेंगुलर लूप के लिए निकाला है। क्या लगता है तुम्हें, किसी भी जनरल शेप का अगर लूप है? ऑब्वियसली करेगा, क्यों? क्योंकि किसी जनरल शेप का लूप है ना, उसको भी बहुत सारे छोटे 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 तुम रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर हर एक रेक्टेंगल अगर हर एक रेक्टेंगल बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन सारे रेक्टेंगल्स का जो सम है ना, वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ओवरऑल कोई भी किसी भी शेप का करंट कैरिंग लूप और कुछ नहीं है, बार मैग्नेट है, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, NIA के इक्वल है। नंबर ऑफ टर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया कैसे लेंगे? ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, हम ऐसे लिखते हैं NIA। ठीक है, जो एरिया की डायरेक्शन होती है वही एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर कोई फ्लैट लूप है तब तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। मान लो तुम्हें कोई सर्कुलर लूप दे दिया जाता है,
बोला जाता है ये सर्कुलर लूप है आर रेडियस का, इसके लिए बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो तुम बोलोगे ये बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरह है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्थ साउथ, क्योंकि राइट हैंड रूल से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ये जो लूप है ना, इसको तुम मान सकते हो मैग्नेट है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नीट्यूड NI के इक्वल होगा। तो ये जो फ्लैट एरिया है उसके लिए एरिया की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इसी सर्कल को ना, ये किसी रेक्टेंगल को मान लो हम ऐसे बेंड कर देते हैं, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, किधर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा रेक्टेंगल है ना, उसको तुम 2 रेक्टेंगल मान लो, एक एक तुम अलग से एक वायर इधर कर दो और इसके साथ एक अलग से वायर इधर करो। अब तुम देख सकते हो ये दोनों वायर्स तो आपस में नलीफाई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 फ्लैट, अच्छी बात यह है कि हमें 2 फ्लैट रेक्टेंगुलर लूप मिलेगा, और दोनों के लिए अलग अलग हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, और दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही इस पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अलग अलग शेप में भी अगर तुम्हें दे दी जाएगी कोई भी करंट कैरिंग लूप, अगर बेंड करके भी दे दिया जाए, तो उसको तुम अलग अलग फ्लैट लूप्स में डिवाइड करोगे, हर एक लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल करके कंप्लीट लूप के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।